हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं दी मौर्यन एम्पायर, और इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था कि एम्पायर क्या होता है, बनता कैसे है एम्पायर, और ये जो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, इसकी सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद हमने मौर्यन एम्पायर के रूलर्स के बारे में पढ़ा। तो फाउंडर जो थे मौर्यन एम्पायर के वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उन्होंने चाणक्य की हेल्प से धनानंदा को हरा करके मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उनके जो सन थे बिंदुसार, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और उसके बाद अशोका द ग्रेट, इनका रूल शुरू हुआ, और इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही अपने रूल के अंडर ले आए। ये इनका जो पाटलिपुत्र से, मगध से जो शुरू हुआ था, तो ईस्ट से लेकर और पूरा नॉर्थ वेस्ट तक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक इनके रूल के अंडर आ गया था। और कलिंगा जो एक एरिया बचा था, जो इनके एंसेस्टर्स जो बिंदुसार नहीं कर पाए थे कॉन्कर, वो भी अशोका ने कॉन्कर कर लिया था। उसके बाद हमने कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ा था, है ना, और कलिंगा वॉर के बाद कैसे हार्ट चेंज हुआ अशोका का, और उनकी जो फिलॉसफी थी वो दिग्विजय से धम्म विजय की हो गई, है ना। उसके बाद हमने अशोकास धम्म पढ़ा था। इसके अशोकास धम्म के 5 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, है ना। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो बुद्धिज़्म को कैसे सपोर्ट करते थे और सारे फेथ्स का बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अशोका के टाइम में वेलफेयर मेजर्स वो क्या क्या करते थे। तो अशोका वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अपनी प्रजा के वेलफेयर के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे अशोका। ही बिल्ड रोड्स, प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स एंड कंस्ट्रक्टेड धर्मशालाज along द रोड साइड फॉर ट्रैवलर्स। तो ये सब चीज़ें बनवाते थे वो, रोड्स, और रोड के दोनों तरफ पे ट्रीज प्लांट करवाते थे ताकि जो ट्रैवलर्स हैं उनको धूप नहीं लगे। और वो उन्होंने कई धर्मशालाज भी बनवाई रोड्स के अलॉन्ग द रोड साइड ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड वाले व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे उस टाइम या तो हॉर्सेस से करते थे लोग या कार्ट से करते थे। तो छोटे डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए भी कई दिन लग जाते थे। तो क्या होता था कि लोगों को रात में रुकना पड़ता था, तो उसके लिए धर्मशाला बनवाई थी अशोका ने। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। उन्होंने हॉस्पिटल्स भी बनवाए थे ह्यूमन्स और एनिमल्स के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ वेल्स वर ऑल्सो डग, और जगह जगह पर उन्होंने कुएँ भी खुदवाए थे, क्योंकि उस टाइम पानी जो था इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था, सप्लाई के लाइंस वगैरह नहीं थी, तो या तो रिवर्स से लेके आते थे लोग पानी या फिर वेल्स से। अशोका रेगुलरली ट्रेवल्ड एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। तो वो अपना जो उनका राज्य था, जो किंगडम था, उसमें ट्रैवल करते रहते थे और वो जानने की कोशिश करते थे कि लोगों को क्या परेशानियां हैं, और फिर उन परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढते थे। अशोका डिड हिज बेस्ट टू एंश्योर द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, और वो ये उनकी ये पूरी कोशिश रहती थी कि राज्य में लोग खुश रहें। ही वॉज नोन एज रॉयल मंक, तो उनको रॉयल मंक भी बोलते थे, है ना, कि वो राजा थे लेकिन एक मंक की तरह थे वो। द मंक मीन्स एसेटिक या संत जो होता है। द ग्रेट मौर्यन एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका एंड एंडेड इन 185 BCE। लेकिन जब अशोका की डेथ हो गई तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर बहुत दिन तक नहीं चला, और 185 BCE में ये ख़त्म हो गया। Weak kings on one hand and unmanageability of a vast empire on the other hand caused the rapid decline of Mauryans। तो इसके क्या कारण थे, एंड होने के क्या कारण थे, मौर्यन एम्पायर एंड क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो वीक किंग्स, अशोका के बाद जो भी किंग्स आए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं थे, अपने एंसेस्टर्स की तरह वीक थे। और दूसरा कि जो एम्पायर था वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से इट कॉज्ड द रैपिड डेक्लाइन ऑफ द मौर्यंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जो
चाणक्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र और मेगास्टीन्स इंडिका 2 बुक्स थी, वो हमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ का गवर्नेंस कैसा था, वहाँ पे सिस्टम कैसे चलता था। तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड इंडिका ऑफ मेगास्टीन्स गिव अस डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। ठीक है, जैसे कि आज की गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे होता है गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर विलेज लेवल पे। इसी तरीके से उनके टाइम में भी था। हाउएवर द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र हैड इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन पाटलिपुत्रा का अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन था, बिकॉज इट वॉज द कैपिटल सिटी एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल कैसे था, द एम्परर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंटर में एम्परर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था। हिज पावर्स वर अनलिमिटेड, उसकी जो पावर्स थी वो अनलिमिटेड थी। ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी। तो वो चीफ जस्टिस भी था और आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी था। ही ऑल्सो हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एक्टेड एज हिज एडवाइजर्स। तो उसका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता था जो उसको एडवाइस करता था, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते थे उस वक्त उसको एडवाइस की ज़रूरत पड़ती थी। द एम्परर वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एम्परर ही सबसे पावरफुल पर्सन था, उसका डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होता था, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। ही टुक ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो एम्परर ही लेता था। अशोका ऑल्सो ट्रेवल टू गेन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट वॉज हैपनिंग इन हिज एम्पायर। तो अशोका ट्रैवल भी करते थे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने वेलफेयर मेजर्स में पिछले सेक्शन में पढ़ा कि वो बहुत ट्रैवल करते रहते थे और देखते रहते थे कि क्या हो रहा है राज्य में। ही ऑल्सो हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु एक्टेड एज एडवाइजर्स एंड एट टाइम्स एक्टेड एज पॉलिटिकल चेक। तो उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता था जो एडवाइजर्स की तरह रोल करता था और कभी कभी पॉलिटिकल चेक के रूप में भी एक्ट करता था। मतलब अगर कोई चीज़ रोकनी है, ऐसा बताना है कि ये काम नहीं करना है, तो वो पॉलिटिकल चेक भी लगाते थे। प्रोविंशियल पहले आप स्टेट्स होती हैं, पहले प्रोविंसेस होती थी। तो प्रोविंशियल, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस। तो पूरा एम्पायर जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ईच अंडर अ प्रिंस और गवर्नर। और हर प्रोविंस जो है, चारों प्रोविंस या तो किसी प्रिंस के अंडर होता था या गवर्नर के अंडर। प्रिंस तो मतलब डायरेक्टली जो सन है राजा का, और गवर्नर मीन्स कोई अपॉइंटेड ऑफिशियल। द प्रिंस वॉज असिस्टेड बाई मैनी ऑफिसर्स इन द प्रोविंस। और प्रिंस के पास भी फिर अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स कह लो, वो होता था। ही रूल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, और वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग ही रूल करता था वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन किंग के ही होते थे। डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। द डिस्ट्रिक्ट हेड वाज कॉल्ड प्रदेष्टा। तो प्रोविंसेस फिर डिवाइड कर दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेड होता था उसको प्रदेष्टा बोलते थे, प्रदेष्टा। ही वाज असिस्टेड बाय युक्ताज, और प्रदेष्टा जो है उसको असिस्ट करते थे युक्ताज और रजुकाज। These officers collected taxes, worked as judges and kept records. तो प्रदेष्टा के जो असिस्टेंट्स होते थे युक्तास एंड रजुकास, तो इनका क्या काम होता था, ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, एज जजेस वो वर्क करते थे और रिकॉर्ड कीपिंग करते थे। दे ऑल्सो मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, और वो राज्य के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीस और ऑर्डर मेंटेन करते थे, युक्तास एंड रजुकास, है ना। और ये प्रदेष्टा के अंडर वर्क करते थे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर विलेज लेवल, अ डिस्ट्रिक्ट हैड मैनी विलेजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज वॉज द हेडमैन कॉल्ड ग्रामीण। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर बहुत सारे गांव होते थे, विलेजेस होते थे, और हर विलेज में एक हेडमैन होता था, एक मुखिया होता था, जिसको ग्रामीण बोला जाता था। फिर आ गया सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। सिटी ऑफ पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था।
Patliputra was an ancient city originally built by the Magad ruler Ajatashatru as a small fort, Patligram, near the Ganges river. तो पाटलिपुत्र एक एंशियंट सिटी था जो ओरिजिनली मगध रूलर अजातशत्रु ने बनाया था, है ना, जो हरियाणा का डायनेस्टी का रूलर था, और ये एज अ स्मॉल फोर्ट बनाया गया था और उस फोर्ट का नाम था पाटलीग्राम और ये था गैंजेस रिवर के पास, गंगा नदी के पास। इट लेटर ग्रू एज द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, और इसके बाद धीरे धीरे वो पाटलीग्राम जो है वो एक सिटी में कन्वर्ट हो गया, इतना बड़ा हो गया और पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये है रिमेन्स ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, है ना, फोर्टिफाइड था, किले थे इसमें बहुत सारे, और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें थी ताकि अटैकर्स इसको आसानी से अटैक ना कर सकें। मैगस्टीन्स डिस्क्राइब्स द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज लार्ज, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, तो मैगस्टीन्स जो था उसने पाटलिपुत्र सिटी के बारे में ये चीज़ कही थी कि बहुत बड़ा था, ब्यूटीफुल था और इम्प्रेसिव था। इट वॉज सराउंडेड बाई ए वुडन वॉल, और इसके चारों तरफ एक वुडन वॉल थी। इट हैड 64 गेट्स, 64 गेट्स थे इसके, एंड 570 टावर्स। देयर वॉज ऑल्सो अ मोट, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक मोट भी थी। मोट का मीनिंग मैंने शुरू में बताया था, एक चैनल होती है, चैनल खोदी जाती है पूरे किले के चारों ओर, है ना, उसमें पानी भर दिया जाता है। ये काफ़ी डीप होती है और ब्रॉड होती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अटैकर्स आसानी से एक्सेस ना कर पाएँ किले के ऊपर। तो देयर वाज ऑल्सो अ मोट अराउंड द सिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी अटैक्स। एक मोट भी बनाया गया था। हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड वाइल द पैलेसेस वर डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। तो वहाँ के जो हाउसेज थे वो ब्रिक्स और वुड से बने हुए थे, और पैलेसेस जो थे वो स्टोन कार्विंग से डेकोरेटेड थे। अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि 30 मेंबर्स थे। दिस कमेटी वॉज अगेन डिवाइडेड इंटू 6 सब कमिटीज़, और ये जो 30 मेंबर की कमेटी थी इसकी फिर 6 पार्ट्स और किए गए थे, 6 सब कमिटीज़ इसमें से बनाई गई थी। और द नगरिकाज, या फिर सब कमिटीज़ को क्या कहते थे, नगरिकाज, विच वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। और ये नगरिकाज जो थी ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती थी पाटलिपुत्र के अंदर। द सिटी ऑल्सो हैड अ मेयर लाइक ऑफिशियल, और एक मेयर लाइक ऑफिशियल भी होता था सिटी में। अदर प्रोमिनेंट सिटीज़ वर उज्जैन, तक्षशिला एंड कौशाम्बी। और इस एम्पायर के जो दूसरे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे वो थे उज्जैन, तक्षशिला और कौशाम्बी। अब आर्मी के बारे में, वहाँ की आर्मी कैसी थी। द मौर्यन एम्पायर हैड अ वेरी लार्ज आर्मी। द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी हु लुक्ड आफ्टर द ट्रूप्स। ठीक है, तो हेड को सेनापति बोला जाता था। इट वॉज अंडर द सेनापति दैट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द आर्मी लाइक इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स, नेवी एंड चैरियट्स वर प्रेजेंट। और सेनापति इन सब का हेड होता था। डिफरेंट यूनिट्स जो होती थी आर्मी की, इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स, नेवी और चैरियट्स, सबका हेड होता था। देयर वाज एन एस्पियोनेज सिस्टम, और एक जासूसी का सिस्टम भी होता था, एस्पियोनेज। द डिपार्टमेंट वाज मैन्ड बाई गुद्ध पुरुषास, सीक्रेट एजेंट्स, और इसमें सीक्रेट एजेंट्स होते थे जिनको गुद्ध पुरुषास बोलते थे। स्पाइज वर यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन, और ये जो गुद्ध पुरुषास होते थे, सीक्रेट एजेंट्स या स्पाइज, इनको यूज़ किया जाता था ताकि दूसरे राज्यों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन ये लाएं। देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, और इसके अलावा ये जो सीक्रेट एजेंसी थी, इसके अलावा एक दूसरा डिपार्टमेंट था जो वेपन्स का मैन्युफैक्चर करता था, प्रोडक्शन करता था। तो ये आर्मी के बारे में हो गया, है ना, कि जो हेड होता था वो सेनापति होता था। डिफरेंट यूनिट्स होती थी आर्मी में, जैसे कि इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स, नेवी एंड चैरियट्स, है ना। उसके बाद क्या हो गया कि एस्पियोनेज सिस्टम, जासूसी का सिस्टम, जिसमें गुद्ध पुरुषास जो होते थे वो स्पाइस होते थे। और फिर एक और होता था जिसमें वेपन्स का प्रोडक्शन किया जाता था। अब पढ़ेंगे रेवेन्यू, कि पैसा कहाँ से कलेक्ट होता था ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए।
अशोका's empire was very huge and thus required large sums of money to maintain it. अब इतना बड़ा था, आज का जो इंडिया है उससे भी बड़ा था, तो इस इतने बड़े विशाल किंगडम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता था. लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. और मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू, जो लैंड से आता था, एग्रीकल्चर से आता था. इट वॉज फिक्सड बिटवीन 1/4 and 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस. और ये फिक्स था कि जितना भी वो एग्रीकल्चर करके वो जो भी पर्टिकुलर किसान है वो उसका जितना भी प्रोड्यूस होगा या तो उसका 1/4 होता था या उसका 1/6 होता था. ट्रेड वॉज वेल डेवलप्ड. ट्रेड वेल डेवलप्ड था. व्यापार है ना, व्यापार वेल डेवलप्ड था. इट वॉज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और व्यापार से भी रेवेन्यू प्रोड्यूस होता था. पाटलिपुत्र, ब्रोच, उज्जैन एंड तक्षशिला वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स. तो ये चार हैं, पाटलिपुत्र, ब्रोच, उज्जैन और तक्षशिला. ये इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, कमर्शियल सिटीज़. फॉरेन ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्टेड विद श्रीलंका, रोम, इजिप्ट एंड चाइना. और फॉरेन ट्रेड भी था, दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड होता था. और इनमें मुख्य देश कौन से थे? श्रीलंका, रोम, इजिप्ट एंड चाइना. इनके साथ भी ट्रेड होता था. ऑल द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्स वाज स्पेंट ऑन पेइंग सैलरीज टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कैरिंग आउट वेलफेयर एक्टिविटीज़, बिल्डिंग रोड्स एंड हॉस्पिटल्स एंड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी. तो जो सारा रेवेन्यू जनरेट होता था वो मनी जो है वो कहाँ कहाँ स्पेंड होता था? सैलरीज देने में, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते थे उनकी सैलरीज देने के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि बिल्डिंग रोड्स एंड हॉस्पिटल्स, मेंटेनिंग द आर्मी, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए. ऑक्यूपेशन, उस टाइम ऑक्यूपेशन क्या क्या होती थी लोगों की, मतलब क्या करते थे वो जिससे उनके पास पैसा आता था अपना गुजारा करने के लिए. तो ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ही था मेन ऑक्यूपेशन. हाउएवर देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस, कारपेंटर्स एंड हर्ड्समैन ऑल्सो. तो आर्टिसंस थे, कारपेंटर्स थे और हर्ड्समैन भी थे. द आर्टिसंस, शिप बिल्डर्स एंड वेपन मेकर्स, इनको आर्टिसंस बोला गया है, वर एम्प्लॉयड बाय द स्टेट. और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, इनको स्टेट हायर करती थी अपने शिप्स और वेपन्स बनाने के लिए. देयर वर मैनी गिल्ड्स एस्टैब्लिश बाय स्टेट फॉर क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स. और बहुत सारी गिल्ड्स भी एस्टैब्लिश की गई थी इन लोगों के लिए. फिर सोसाइटी कैसी होती थी उस टाइम? Megasthenes and Kautilya's works give us detailed information about Mauryan society. Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas enjoyed their privileged position during the reign of Mauryas. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी स्पेशल प्रिविलेजेस होती थी उस टाइम पे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर वेरी वेरी रिच. तो मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत रिच था. Remains of stupas, stone pillars, viharas, means monasteries are living examples of Mauryan's mastery over art. Stupas were dome shaped structures made of bricks. तो ये स्तूपा है, ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते थे, ब्रिक से बनाए जाते थे. दीज कंटेन द बुद्धाज रेलिक्स. और इनके अंदर बुद्धाज की रिमेन्स होते थे. अशोका बिल्ट अ स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश, विच वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई अदर डायनेस्टीज. तो अशोका ने बनाया था ये ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, और फिर दूसरे जो डायनेस्टीज आई उसने इसको फर्दर एक्सपेंड किया. दिस इज अ ग्रेट सांची स्तूपा. It is believed that Ashoka built more than 84,000 stupas and viharas. तो ये माना जाता है कि अशोका ने 84,000 स्तूपा और विहारास से ज़्यादा बनवाए थे. विहारास और मोनेस्ट्रीज वर प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट मंक्स लिव्ड एंड स्टडीज. तो विहारास क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज को बोलते हैं विहारास, जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं वो रहते हैं और स्टडी करते हैं. केव्स वर ऑल्सो कार्व फ्रॉम रॉक्स. और केव्स भी बनाई गई थी रॉक्स में से कार्व करके. दे वर यूज बाई मंक्स फॉर मेडिटेशन. और ये जो केव्स थी इनका क्या यूज होता था कि जो मंक्स होते थे वो वहाँ पे मेडिटेशन करते थे.
वन ऑफ अशोकाज फर्स्ट आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स वाज टू इरेक्ट द पिलर्स। और अशोका का एक और प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे इस तरीके के। द पिलर्स ऑफ अशोका आर ए वंडर इन देमसेल्व्स। तो ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ है और बहुत ही थॉटफुल। द पिलर्स वेरी फ्रॉम 40 to 50 फीट इन हाइट। तो ये पिलर जो है इनकी 40 to 50 फीट हाइट होती थी। दे वर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक्स। और ये सिंगल रॉक से बनाए जाते थे। एंड हैड ए पॉलिश्ड शाइन। और बहुत ही अच्छे से पॉलिश्ड और शाइनिंग होते थे। दीज पिलर्स हैव ब्यूटिफुल कार्व टॉप्स कॉल्ड कैपिटल्स विच कैरी एनिमल फिगर्स। और इन पिलर्स के ऊपर कोई ना कोई टॉप होता था, है ना, जैसे ये टॉप है इसका, इनको कैपिटल्स बोलते हैं। ये जो टॉप्स है इनको कैपिटल्स बोला जाता था। और इसमें एनिमल फिगर होती थी कोई ना कोई। द मोस्ट अट्रैक्टिव पिलर ऑफ अशोका इज एट सारनाथ वाराणसी। और वाराणसी में जो सारनाथ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पिलर है अशोका के टाइम का। इट इज़ 23 मीटर्स हाई। ये 23 मीटर्स हाई है। इट हैज़ 4 लायन सिटिंग बैक टू बैक। और इसमें 4 लॉयंस है ना, बैक टू बैक बैठे हुए। बिलो ईच लायन इज ए चक्रा। और हर लॉयन के नीचे एक चक्रा है और व्हील। दिस लायन कैपिटल वाज एडॉप्टेड एज अवर नेशनल एम्बलम आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये वाला जो है कैपिटल, इसमें 4 लॉयंस हैं एक के साथ एक बैठे हुए। तो ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंस के बाद हमारा नेशनल एम्बलम बनाया गया। यू कैन ऑल्सो सी द व्हील इन आवर नेशनल फ्लैग। और जो हमारे फ्लैग में जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर है उसके बीच में जो व्हील होता है ब्लू कलर का, उसको भी यहीं से लिया गया है ना। इसको धम्म चक्र बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर्स है। अशोका डिवाइडेड इज एम्पायर इनटू कितना प्रोविंसेस? ईच अंडर अ कितने प्रोविंसेस थे? 4 प्रोविंसेस, है ना। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस ईच अंडर अ प्रिंस और गवर्नर। तो ये आएगा 4 एंड अंडर अ प्रिंस। ए डिस्ट्रिक्ट वाज हेडेड बाय द, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको क्या बोलते थे? प्रदेष्टा। A small dash Patligram near the river dash grew up as the city of Patliputra. A small fort near the river Ganga grew up as the city of Patliputra. Dash were places where Buddhist monks lived and studied. Vihara, monasteries. Match correctly. Dharamshalas, rest houses. Dhamm, religious duty. Senapati, head of army. Viharas, monasteries. Chakra, wheel. ठीक है। अब लास्ट जो सेक्शन है वो है डेक्लाइन। डेक्लाइन ऑफ व्हाट? डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। कि इसका अंत कैसे हुआ, इसका डाउनफॉल कैसे आया। अशोका वाज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स। तो अशोका के बाद जो भी रूलर्स आए वो बहुत ही वीक थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे, एम्बिशियस नहीं थे अपने पूर्वजों की तरह। द गवर्नर्स ऑफ डिस्टेंट प्रोविंसेस टुक एडवांटेज एंड डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने कहा कि हम आपके रूल के अंडर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं, है ना, ये एरिया जो है हमारा किंगडम हो गया। द लैक ऑफ कम्युनिकेशन कुड नॉट कीप ए क्लोजली इंटीग्रेटेड एम्पायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, वो कम्युनिकेशन सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स्ड। और उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें कि सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और विलेज आते थे वो कोलैप्स हो गया। अल्टीमेटली लीडिंग टू द एंड ऑफ द एम्पायर। और फिर ग्रेजुअली
एम्पायर का एंड हो गया। मोर ओवर इंटरनल रिवॉल्ट्स स्पेशली बाय द चीफ ऑफ द मौर्यन आर्मी पुष्यमित्र सुंगा लेड टू द वीकनिंग ऑफ द एम्पायर। और क्या हुआ कि इंटरनल रिवॉल्ट्स, सिस्टम के अंदर ही अंदर कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। जैसे कि जो चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी थे पुष्यमित्र सुंगा, है ना, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो अब जब आपका सेनापति जो आर्मी का हेड है वही रिवॉल्ट कर देगा तो फिर क्या बचेगा, वो तो मेन होता है। द लास्ट मौर्यन रूलर वाज बृहद्रथा। क्या है? बृहद्रथा। ये लास्ट मौर्यन रूलर था, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकता है। ही वॉज किल्ड बाई हिज कमांडर इन चीफ इन 185 BC। और 185 BC में ये जो बृहद्रथा था इसको इसके कमांडर इन चीफ ने इसकी हत्या कर दी। दस द मौर्यन रूल केम टू एन एंड। और 185 में BC में मौर्यन रूल जो था उसका अंत हो गया। अब रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें मेगास्टीन्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। मेगास्टीन्स वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्टीन्स एक एम्बेसडर था जिसको कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मेगास्टीन्स रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। और मेगास्टीन्स ने जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड किया। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट दिया हुआ है। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। तो ये बोल रहे हैं जब एम्परर पब्लिक में आता है तो उन ओकेजन्स को बहुत ही ज़्यादा रॉयल तरीके से बनाया जाता है। ही इज़ कैरीड इन अ गोल्डन पैलिंकिन। और उसको एक गोल्डन पालकी में बाहर लाया जाता है। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। और उनके जो गार्ड्स होते हैं वो हाथियों पे राइड करते हैं, जो हाथी गोल्ड और सिल्वर से सजे हुए होते हैं। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। और कुछ गार्ड्स जो हैं वो ट्रीज को लेकर के चलते हैं जिसमें कि बर्ड्स होती हैं और ट्रेन्ड पैरट्स होते हैं जो एम्परर के सर के ऊपर सर्कल करते हैं। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड विमेन। और किंग के आसपास आर्म्ड विमेन भी होती हैं, ठीक है। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। और उसको ये डर लगा रहता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर सकता है। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। और उसका जो खाना होता है वो उससे पहले उसके सर्वेंट्स खाते हैं। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights। वो कभी भी 2 रातों के लिए सेम बेडरूम में नहीं सोता, ठीक है। तो ये सब उनके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि जब पहले के राजा वगैरह बहुत ज़्यादा उनकी दुश्मनियाँ बहुत होती थी तो उनको ये डर रहता था कि कोई हमें मार ना दे या इंटरनली ही कोई मार ना दे थ्रोन को कब्जा करने के लिए। एंड अबाउट पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना ही रोट। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा था मेगास्टीन्स ने? दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटिफुल सिटी। इट इज़ सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल। इट हैज़ 570 towers and 64 gates. The houses of 2 or 3 stories are built of wood and mud bricks. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. ठीक है, तो उन्होंने वो लिखा था कि बहुत ही सुंदर सिटी है और एक मैसिव वॉल से घिरा हुआ है। इसमें 570 टावर्स हैं और इसके 64 गेट्स हैं। जो हाउसेस हैं वो 2 या 3 स्टोरी के हैं और वुड और मड ब्रिक से बने हुए हैं। किंग का पैलेस भी वुड से बना हुआ है और स्टोन कार्विंग से सजा हुआ है। और इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स। इसके चारों तरफ गार्डन्स हैं एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही एट। तो ऐसा क्यों था कि उससे पहले उसके सर्वेंट्स उसका खाना खाते थे? क्योंकि उसको डर था कि किसी ने इस खाने को पॉइजन ना कर दिया हो, है ना, पॉइजन ना मिला दिया हो उसको मारने के लिए।
दैट्स वाई द सर्वेंट्स टेस्टेड हिज फूड बिफोर हिम. इन वॉट वेज वॉज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो से पाटलिपुत्र किन वेज में डिफरेंट था? क्योंकि पाटलिपुत्र वॉज अ मच डेवलप्ड सिटी, है ना. मोहनजोदाड़ो उतना डेवलप नहीं था. मोहनजोदाड़ो बहुत ही प्रिमिटिव था, क्योंकि उस टाइम सिविलाइजेशन जस्ट शुरू हो रही थी. उस वक्त मेटल्स भी नहीं थे, उस वक्त वेपन्स भी नहीं थे, टूल्स भी नहीं हुआ करते थे. तो पाटलिपुत्र वाज अ मच डेवलप्ड सिटी इन कंपैरिजन टू मोहनजोदाड़ो. रिमेंबर, फिर ये समरी है. हम यहाँ से रिकैप देख लेते हैं एक बार चैप्टर का. मौर्यन एम्पायर के 3 किंग्स हुए. चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 321 BC से 297 BC तक रूल किया. ये फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के. एंड ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंद. उसके बाद बिंदुसार ने अपना किंगडम एक्सपेंड किया मैसूर तक. ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हिम फंक्शन वेरी वेल. फिर ही बिलीव्ड इन अजीविका फिलोसफी. इसके बाद अशोका द ग्रेट आए और अर्लियर बिलीव्ड इन पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट. पहले दिग्विजय में ही बिलीव करते थे, उसके बाद इन्होंने धम्म विजय की पॉलिसी अपना ली. द वॉर ऑफ कलिंगा चेंज्ड हिम. कलिंगा के वॉर के बाद वो चेंज हो गए. ही गेव अप वॉर एंड बिकेम ए बुद्धिस्ट. स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा टू वेरियस कंट्रीज. और उन्होंने अपना धम्म का मैसेज वेरियस कंट्रीज में स्प्रेड करने के लिए अपने ऑफिसर्स भेजे. उसके बाद बिकेम फेमस एज अशोका द ग्रेट. उसके बाद वो अशोका द ग्रेट के रूप में फेमस हुए. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन तीनों के रूल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द एम्परर वाज द मोस्ट पावरफुल. एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रिंसेस और गवर्नर्स. Provinces were divided into districts administered by pradeshtas who were assisted by yuktas and rajukas. Officers collected taxes, worked as judges to maintain peace and order, maintained a large army, spies were appointed. Trade and land revenue were the main source of income. Main occupation was agriculture. उसके बाद reasons for decline क्या थे? Weak successors. The kings who came after Ashoka were very weak. They were not competent. दूसरा इंटरनल रिवॉल्ट्स. उनके अंदर के सिस्टम में ही रिवॉल्ट्स होने लगे, जैसे कि उनके हेड ऑफ द आर्मी ने ही रिवॉल्ट कर दिया. और जो उनके प्रोविंसेस के गवर्नर्स प्रिंसेस वगैरह थे, दे सेड दैट वी आर नॉट अंडर योर रूल, वी आर इंडिपेंडेंट. ड्रेन ऑफ वेल्थ. उसके बाद इतना बड़ा राज्य चलाने में ड्रेन ऑफ वेल्थ भी ख़त्म होने लगी थी. ठीक है. सो दिस वॉज इट, द मॉडर्न चैप्टर, मॉडर्न एम्पायर. और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर देम. ओके, गुड नाइट, बाय.